यूसीसी ले आए तो भाभी हमारी गुजरात से दिल्ली आ जाएंगे क्या प्रधानमंत्री आवास में? कोई ये भी हमारा सवाल है, इंसाफ भाभी को मिलेगा क्या? आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं भाई? कोई दम नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आरके सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, पर्सनल अटैक के लिए नहीं, डिबेट नहीं हो रही है। पर्सनल अटैक के लिए डिबेट नहीं हो रही है। के शर्मा जी, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों को करना है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर करिए। राहुल गांधी का 1985 में सबका ऑडियो डाउन कर दो। आरके सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, सब लोग रुकिए। आरके सिंह जी, यूसीसी जिन राज्यों में कानून के तौर पर आ गया है और जिन राज्यों में लाने की बात हो रही है, 2 पॉइंट है। क्या इससे देश में जाति, समुदाय, धर्म में लोग बढ़ जाएंगे? एक पॉइंट। दूसरी बात यह है कि अगर यूसीसी लेकर हम आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो जैसा शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि डेमोग्राफी को लेकर जो एक बड़ा बवाल है, सवाल है, उसका इलाज यही है। क्या ऐसा है आरके सिंह जी? थैंक यू विद्या जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं बाकी पैनलिस्ट की भी बात सुन रहा था। हमें यह बात समझनी होगी कि जो यूसीसी है, इसको लाने से क्या एक नया राइट क्रिएट हो रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट है वो डाइल्यूट होगा जी? ये 2 राइट्स के बीच के बैलेंस की बात है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्या जी कि थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। बस मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हो रहा था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हुई थी, और उस बहस में उस समय वो आर्टिकल, जो ड्राफ्ट का आर्टिकल था, वो 35 था, जो बाद में 44 के रूप में डीपीएसपी में कन्वर्ट किया। और उस डिबेट में 2-3 चीजें बहुत प्राइमरली आई। जहां पे अंबेडकर साहब का जिक्र भी आया, तो अंबेडकर साहब ने ये कहा था, बिल्कुल एकदम ऑन रिकॉर्ड है, अंबेडकर ने कहा था, मुंशी साहब ने कहा था, अय्यर ने कहा था, ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक इमेजिनरी ड्रीम नहीं है, एक रियलिटी है। लेकिन चूंकि ये रिपब्लिक नहीं है और अभी विश्वास कायम करना है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मसलों को हम आउटराइटली कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं रखेंगे, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख देते हैं और फ्यूचर के लिए सरकारों को छोड़ देते हैं कि जब सिचुएशन कंजीनियल होगा तो इसको लागू करेंगी। अब 80 साल हो गए रिपब्लिक को बने हुए। 80 साल में जो राइट्स थे वो स्टैब्लिश्ड हो गए, जो भी समुदायों के राइट्स थे वो स्टैब्लिश्ड हो गए। बस मैं अपने आप को यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। हम आए दिन, हम आप जितने भी पैनलिस्ट, हम पढ़ते हैं कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम कभी ये नहीं पढ़ते हैं कि फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। हमें नहीं पढ़ाया जाता है, आपको भी नहीं पढ़ाया गया होगा, हमें भी नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन जो हमारी 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में, उन्होंने एक बहुत काबिल तारीफ बात की थी और उन्होंने वो डिबेट में पार्टिसिपेट भी की थी। हम राजकुमारी अमृत कौर की बात कर रहे हैं, तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो मर्म को समझ में आ जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर जो इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी संविधान सभा में कि पुरुषों ने बड़ी चालाकी से महिलाओं को माइनॉरिटी के कैटेगरी में डाल दिया है और उनके राइट्स पे डिस्क्रिशनरी डिसीजंस लेते हैं। इसका लब्बो-लुआब यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकली वो आधी हैं, लेकिन राइट्स के मामले में माइनॉरिटी के रूप में उनको डाला गया है। जो राइट्स हम उनको देंगे वही वो लेती हैं, नेचुरल राइट्स भी हम उनको देते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तह में 5-6 चीजें हैं, मैरिज है, एबॉर्शन है, इनहेरिटेंस है, ये प्राइमरली वुमेन सेंट्रिक राइट्स हैं। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जब ये बनता है, जब स्टेट्स बना रहे हैं, जहाँ 4 स्टेट्स अभी बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो मेजर बेनिफिशियरीज हैं वो वुमेन होती हैं। तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने एक वुमेन फोक को कोई राइट, प्रॉपर्टी राइट, मैरिज राइट या इनहेरिटेंस डेमोग्राफी चेंज पर कोई असर पड़ेगा? मैं आ रहा हूं, डेमोग्राफिक चेंज पे भी आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंसिंग चीज क्रिएट होती है। अब रह गई कि जो डेमोग्राफी, इस इंडिया के 2 ऐसे बॉर्डरिंग स्टेट हैं, आसाम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, जहां पे डेमोग्राफी को लेकर के एक बहुत बड़ी कवायद चल रही है। और ये कहा जाता है कि वो जो पेनिट्रेटिव स्टेट हैं, इंडिया के 26 स्टेट में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2005 में मैंने एक PIL फाइल किया था पुरी जी के आर्टिकल पे, अरुण पुरी जी की आर्टिकल थी इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे बांग्लादेश से इमिग्रेशन 26 राज्यों के डेमोग्राफी को चेंज कर रहा था। वो बाद में 2007-8 में डिसमिस हो गया था इमेज इंडिया फाउंडेशन पे। तो अगर शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को भी यूसीसी के थ्रू चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो कौन से मैट्रिक्स लेकर के एक्ट में आ रहे हैं। और इसमें सर मैं भी एडवोकेट हूं, मैं भी प्रैक्टिस 22 साल हो गया। क्या देश में एक ही साथ बम गिराया जा सकता है?
कि धीरे धीरे बम गिराते रहेंगे, सालों भर महीना भर चलता रहेगा लड़ाई, कोर्ट बार चलता रहे देश में? एक सवाल सर, आप बड़े वकील हैं, मैं जरूर आपसे 10 साल छोटा या 20 साल छोटा हूं, लेकिन सवाल मेरा शायद वाजिब होगा। नहीं देखिए शर्मा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि साहबानों के केस में वाईबी चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था कि आर्टिकल जो 24 है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो करता है वो डेड लेटर हो चुका है। लिली थॉमस के जजमेंट में बोला गया था, ब्लिंड के जजमेंट में बोला गया था कि राज्य सरकारें अब कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, तो कचहरी की अब हमारी सबसे बड़ी मैंडेट राज्य सरकार लाए, लेकिन यदि हम कहते हैं यदि ये बार बार जो समस्या जो खड़ा होगा, मान ले हमारा समस्या ही क्या है? 30 राज्य है, अरे उन्होंने बताया ना, के शर्मा जी, तब तो फिर आरके सिंह जी ने बहुत साधारण सिंपल तरीके से आपको पीछे से लेकर अब तक, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम गणतंत्र बने, तब से लेकर अब तक का सारा प्रावधान उन्होंने बता दिया। अभी आप कह रहे हैं बम गिर रहा है, कहां बम गिर जाएगा? किस पे बम गिर